तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बुकर नाम के आदमी को देखते हैं जो एक लड़की से स्ट्रीट पर मिलता है जिसका नाम एंडी होता है और वो उसे बताता है कि उनका एक मिशन साउथ सूडान में है जहां होस्टेजेस को रेस्क्यू करना है। बुकर बताता है कि जेम्स कोपले जो पहले CIA का मेंबर था अब फ्रीलांस का काम करता है और चाहता है कि लोग ये मिशन करें। एंडी को ये काम करना पसंद नहीं है, उसे लगता है कि दुनिया को अब बचाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन बुकर उसे कन्विंस करता है कि कम से कम वापस होटल चलकर निकी और जो से बात कर ले। होटल में सब एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं क्योंकि बहुत अरसे से नहीं मिले थे। बाकी सबके टीम के मेंबर्स ये काम करने को तैयार हैं, लेकिन एंडी अब भी हेजिडेंट होती है, उसे कोपले पर भरोसा नहीं है। सब मिलकर उसे कन्विंस करते हैं कि बुकर के साथ जाकर कोपले से बात करें। एंडी मान जाती है। जब एंडी और बुकर एक कैफे के बाहर बैठे होते हैं, निकी और जो होटल की खिड़की से सब कुछ देख रहे होते हैं कि सब ठीक है या नहीं। कोपले उनको सिचुएशन समझाता है और कैसे वो लोग मदद कर सकते हैं। एंडी रिलक्टेंट होती है लेकिन फिर भी मिशन ले लेती है। एंडी पूछती है कि कोपले ने CIA क्यों छोड़ी और वो कहता है कि जब उसकी बीवी बीमार हुई तो उसने ब्रेक लिया, लेकिन जब वो मर गई तो वो वापस नहीं जा सका। जिसके बाद टीम हेलीकॉप्टर लेकर साउथ सूडान पहुंचती है और वहां होस्टेज सिचुएशन का स्टेक आउट करते हैं। रात होते ही वो गार्ड्स को चुपके से मार देते हैं और अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब वो बंकर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई होस्टेजेस नहीं है। छत पर कैमरास लगे होते हैं और एंडी को समझ आ जाती है कि उनको ट्रैप किया गया है। डोजन्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल रूम में आते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। सब जमीन पर गिर जाते हैं और हर तरफ खून फैल जाता है। सोल्जर समझते हैं कि वो सब मर चुके हैं, लेकिन उनके जिस्म जल्दी से हील होना शुरू हो जाते हैं और गोलियां निकल जाती हैं। फिर वो उठकर सब सोल्जर्स को मार डालते हैं और ये सब कोपले देख रहा होता है। अपने खूनी कपड़े रेत में दबाकर वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के अंदर वो अपनी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। एंडी कहती है कि उनको कोपले को ढूंढ कर मारना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सबूत है कि वो लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। अफगानिस्तान में नाइल्स एक सोल्जर होती है जो अमेरिकन फोर्सेस का हिस्सा होती है। उसे एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ एक ग्रुप ऑफ वुमेन को चेक करना होता है जो एक एनिमी के हाथ में होस्टेजेस हो सकती है। जब वो उन औरतों का सामना करती है तो वो चुपकर एक आदमी की तरफ इशारा करती हैं। वो बिल्डिंग में दाखिल होकर उस आदमी को गोली मार देती है। जब वो बॉडी को चेक करती है तो वो आदमी उसका गला काट डालता है। उसकी दोस्त उसे पकड़ कर रखती है जब तक वो मर नहीं जाती। ट्रेन पर क्रू को ड्रीम्स आती हैं कि नाइल्स को मार दिया गया है और अफगानिस्तान में मेडिक टेंट में नाइल्स को क्रू के ड्रीम्स आते हैं जो ट्रेन पर हैं। क्रू को समझ आता है कि इन ड्रीम्स का मतलब है कि एक और इमोर्टल उनके जैसा है। एंडी इस बात से परेशान होती है क्योंकि वो कोपले का मसला हल करके चुप जाना चाहती थी। बाकी क्रू उसे कन्विंस करते हैं कि उनको नाइल्स को ढूंढना पड़ेगा और इसे अपने साथ ले जाना होगा। एंडी कहती है कि वो ये काम खुद करेगी और पेरिस में सबसे मिलेगी। क्रू को कोपले को ढूंढने का टास्क दिया जाता है। नाइल्स को अपने दोस्तों का बिहेवियर अजीब लगता है जब उसे चेक करने आते हैं और उसे कोई चोट का निशान भी नहीं होता। इंसिडेंट रिपोर्ट होती है और नाइल्स को बताया जाता है कि उसे जर्मनी भेजा जाएगा मजीद टेस्ट के लिए। जब वो अपने टेंट में जाती है तो देखती है कि उसके दोस्तों ने उसका सामान पहले ही पैक कर दिया है। इंग्लैंड में मैरिक एक प्रेजेंटेशन देता है जहां बहुत सारे डोनर्स स्टेम सेल रिसर्च में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। वो बताता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है जो इंसान की बीमारियों को ख़त्म कर सकती है और ज़िंदगी को लंबा कर सकती है, लेकिन उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन के बाद मैरिक कोपले और अपनी टीम से मिलता है और एंडी और उसके क्रू के बारे में डिस्कस करता है। कोपले उसे फुटेज दिखाता है जहां उन सबको वापस जिंदा होते दिखाया गया है, लेकिन मैरिक सेटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता है कि उसे सॉलिड एविडेंस चाहिए क्योंकि लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि वीडियो को एडिट किया गया है। वो चाहता है कि कोपले उनको पकड़कर उसके सामने लाए। जब नाइल्स हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही होती है जो उसे जर्मनी ले जाएगा, तभी एंडी आती है और उसे किडनैप कर लेती है। नाइल्स जब होश में आती है तो वो आर्मी के ट्रक में होती है जहां एंडी उसे ले जा रही होती है। वो फौरन भागने की कोशिश करती है और व्हीकल के बैक से गिर जाती है, लेकिन एंडी रुककर उसे वापस ले आती है। जब नाइल्स भागने की कोशिश करती है तो एंडी उसे सर में गोली मार देती है। एंडी इंतजार करती है कि नाइल्स वापस जिंदा हो और जब वो होती है तो एंडी उससे कहती है कि अगर जवाब चाहिए तो वापस गाड़ी में बैठना होगा। एंडी और नाइल्स एक ड्रग ट्रैफिकिंग प्लेन लेकर पेरिस का सफर करती हैं। नाइल्स को एंडी के दिए गए जवाब से मुतमिन नहीं होती और जब एंडी सो जाती है तो नाइल्स उसे चेयर से बांध देती है और पायलट के सर पर बंदूक रखकर कहती है कि प्लेन वापस ले जाए। एंडी उठकर पायलट से रशियन में कहती है कि वो मरने का नाटक करे ताकि वो नाइल्स का ध्यान हटा सके। पायलट प्लेन वापस पेरिस ले जाने लगता है
जबकि नाइल्स और एंडी लड़ती हैं। आखिर में एंडी जीत जाती है और नाइल्स को कन्विंस कर लेती है कि वो वापस पेरिस जाने के लिए राजी हो जाए। जब वो लोग पेरिस में उतरते हैं तो बाकी क्रू से मिलते हैं एक पुरानी छोड़ी हुई चर्च में। सब मिलकर डिनर करते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बुकर 18वीं सेंचुरी में इमोर्टल बना था। निकी और जो 12वीं सेंचुरी के क्रूसेड्स में दुश्मनों के तौर पर मिले थे और एंडी बताती है कि वो सबसे पुरानी है, लेकिन उसे अपनी असल उम्र याद नहीं। जिसके बाद सब सोने चले जाते हैं सिवाय एंडी के, जो लिविंग रूम में एक चेयर पर जागती रहती है। रात के दरमियान नाइल्स को एक बुरा ड्रीम आता है जो सबको जगा देता है। वो बताती है कि उसने एक औरत को देखा जो लोहे के कफन में बंद है और समुद्र के बीच डूब रही है। क्रू उसे समझाता है कि उसने क्वीन को देखा है, एक इमोर्टल औरत जो पहले एंडी के साथ लड़ती थी। जब वो लोग औरतों को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे जिन पर जादूगरनी का इल्ज़ाम था, तो वो खुद पकड़े गए और उन पर भी जादूगरनी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जब लोगों ने देखा कि वो मर नहीं रहे तो उनका शक और बढ़ गया और उन्होंने इनको खत्म करने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने क्वीन को लोहे के कोफिन में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। उस कोफिन के अंदर क्वीन बार बार डूबकर मर रही है और फिर जिंदा होती है, सिर्फ मरने के लिए, हमेशा के लिए। क्रू ये समझाता है कि उनके लिए मरना मुमकिन है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। वो कहते हैं कि एक वक्त के बाद जब इमोर्टल बहुत ज्यादा अरसा जीता है तो उसके जख्म भरना बंद हो जाते हैं, जो इस बात की निशानी होती है कि उसका वक्त आ गया है। एंडी और नाइल्स बाहर अपने प्यारे लोगों और उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें छोड़ना पड़ता है अपनी नई जिंदगी जीने के लिए। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उन्हें चर्च के बाहर लोगों की आवाज सुनाई देती है। उन्हें समझ आता है कि कोपले ने उनका पता लगा लिया है। एंडी उन लोगों का काम तमाम करती है, जबकि कोपले सर्विलेंस वैन में बैठकर ये सब देख रहा होता है। जब वो वापस चर्च में आती है तो जो और निकी कहीं नहीं होते। बुकर एक ग्रेनेड से उड़ गया होता है और उसे ठीक होने में कुछ वक्त लगता है। नाइल्स बुकर के साथ रुकती है जबकि एंडी बाकी लोगों का काम तमाम करती है। जब वो वापस आती है तो सब अपना सामान उठाते हैं और एक नई हाइडआउट की तरफ निकल पड़ते हैं। जो और निकी एक वैन में होश में आते हैं जो दुश्मनों से गिरा होता है। वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और जब वो लोग गले मिलने की कोशिश करते हैं तो वो उनको रोक लेते हैं। वैन इंग्लैंड में कोपले से मिलने के लिए रुकती है और जब वैन का पिछला हिस्सा खोला जाता है तो दिखाया जाता है कि जो और निकी ने अंदर सबको मार दिया है, जबकि वो दोनों हाथ बांधे हुए होते हैं। जिसके बाद उन्हें मैरिक के पास ले जाया जाता है जो समझता है कि वो इन दोनों को स्टेम सेल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेगा और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करेगा जब तक कि वो इंसानी उम्र को बढ़ाने का राज नहीं जान लेता। उसे कोई परवाह नहीं कि उन्हें कितना दर्द होगा या उन पे क्या गुजरेगी, उसे सिर्फ अपने रिजल्ट्स चाहिए। निकी और जो को एक लैब में ले जाया जाता है और मैरिक कोपले को कहता है कि वो एंडी और बुकर को भी ले आए। एंडी, बुकर और नाइल्स एक छोड़ी हुई माइन में पनाह लेते हैं। अंदर जाने के बाद एंडी को फील होता है कि चर्च की फाइट के जख्म अब तक भर नहीं रहे और वो अपने आप से ठीक नहीं हो रही है। वो चुपके से बाहर जाती है और बुकर नाइल्स को बताता है कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारे लोगों को मरते हुए देखना, खासकर जब वो उन्हें नहीं मानता, जब वो कहते हैं कि उनकी मदद नहीं कर सकते। जिसके बाद एंडी एक फार्मेसी में जाती है और वहां से मेडिकल सप्लाईज खरीदती है। कैशियर उसे बैक रूम में उसके जख्म बांधने की ऑफर करती है। जब एंडी उस औरत से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, बिना किसी सवाल के, तो वो औरत कहती है कि वो चाहती है कि एंडी ये नरमी किसी और के साथ कल आगे बढ़ाए। जब एंडी वापस कार में आती है तो ये सच्चाई एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है कि अब वो इमोर्टल नहीं रही। जिसके बाद जो और निकी को मैरिक की लैब में मेडिकल चेयर्स पर बांधा गया होता है। कोपले मैरिक को कहता है कि उसके पास जितने सैंपल्स चाहिए वो सब हैं और उसे उन्हें और ज्यादा होस्टेज बनाने की जरूरत नहीं है। मैरिक कहता है कि वो जो और निकी के साथ जो चाहेगा करेगा और जब तक उसे अपने रिजल्ट्स नहीं मिल जाते वो नहीं रुकेगा। निकी नर्स से कहता है कि वो लोग कोई रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे और उन पे पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं लोगों की मदद करने के काम पर, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। रात के दरमियान नाइल्स एक बुरा ड्रीम देखकर जागती है और बाहर चले जाती है। उसे एंडी अपना फोन देखते हुए मिलती है और वो अपनी फैमिली और इमोर्टल बनने के दर्द के बारे में बात करते हैं। बुकर उनके पास आता है और बताता है कि उसे एक पॉसिबल लोकेशन मिली है जहां कोपले हो सकता है और वो उसकी तरफ डिपार्टेड हो जाते हैं। वो कोपले की बिल्डिंग के आसपास फेंस के बाहर रुकते हैं और अंदर जाने की तैयारी करते हैं। एंडी बुकर को कहती है कि वो आगे जाकर चेक करे, लेकिन नाइल्स इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो लोगों को मारकर जी नहीं सकती और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती है। एंडी उसे कार और गन्स लेकर एक ट्रेन स्टेशन की तरफ डायरेक्शन दिखा देती है। वो बुकर के साथ अकेली बिल्डिंग में इंटर होती है।
वो लोग कोपले को ऊपर एक कमरे में ढूंढते हैं और उसे गन पॉइंट पर रखते हैं। एंडी को हैरानी होती है जब बुकर उसकी साइड पर गोली चला देता है और उसे बांध देता है। वो समझाता है कि उसने सबको कोपले और मैरी के हाथ में इसलिए दिया क्योंकि वो चाहता है मैरी कोई तरीका ढूंढे ताकि वो मर सके और उन्हें और दुख सहना ना पड़े। इसी वक्त बुकर को फील होता है कि एंडी अब ठीक नहीं हो रही और वो घबरा जाता है, जिसके बाद गार्ड्स आते हैं और एंडी और बुकर को पकड़ लेते हैं। कोपले प्रोटेस्ट करता है कि उसे नहीं लगता कि एंडी टेस्ट को सरवाइव कर पाएगी। मैरिक को कोई परवाह नहीं होती और गार्ड्स उन्हें ले जाते हैं। मैरिक एंडी और बुकर को टेस्टिंग रूम में ले जाता है जहां जो और निकी पहले से रिस्ट्रेंड होते हैं। कोपले मैरिक से कहता है अगर एंडी अब इमोर्टल नहीं रही तो ये टेस्टिंग उसकी डेथ के बराबर होगी और वो इस काम में उसका साथ नहीं देगा। मैरिक उसे बाहर निकाल देता है और एंडी को जिंदा रखने की कोशिश करता है ताकि उस पर टेस्ट कर सके। नाइल्स वापस मैरिक के बेस की तरफ डिपार्ट होती है। वो कोपले को ढूंढती है जो उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि उसने एंडी और उसकी टीम पर सालों तक रिसर्च की है और देखा है कि उन लोगों ने इंसानियत के लिए कितना अच्छा काम किया है। उसे लगता था कि इन्हें पकड़कर टेस्ट करने से वो दुनिया की मदद कर रहा होगा, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो गलत था। नाइल्स उसे समझाती है कि उसे मैरिक के पास ले जाए और कोपले उसे एक एक्सेस कोड देता है। नाइल्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और सोल्जर्स मैरिक को रिपोर्ट करते हैं कि नाइल्स भी इमोर्टल है, जिसके बाद वो उन्हें ढूंढ लेती है जहां उन्हें रखा गया था और सबको आज़ाद करती है। निकी और जो बुकर पर बहुत गुस्से में होते हैं उसके धोखे के लिए, और एंडी लड़ना नहीं चाहती। एंडी जो और निकी को समझाती है कि अभी ये लड़ाई का वक्त नहीं है और नाइल्स एंडी को याद दिलाती है कि उसने अभी भी एक वादा पूरा करना है और फाइट का एक और वजूद है। नाइल्स सबको हथियार देती है और वो बिल्डिंग के अंदर मूव करते हैं ताकि मैरी को ढूंढ कर मार सके। वो सब एंडी को कवर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही एंडी साबित कर देती है कि वो अभी भी उतनी लायक है चाहे वो अब इमोर्टल नहीं रही। वो मैरी के ऑफिस में पहुंचते हैं लेकिन वो वहां नहीं होता और देखते हैं कि एलिवेटर नीचे जा रहा है। निकी और जो मैरी का पीछा करने जाते हैं जबकि नाइल्स एंडी के साथ रहती है। एलिवेटर नीचे जाने का एक चाल था और मैरिक अचानक एंडी पर गन तान लेता है। नाइल्स और एंडी उसी हरकत को दोहराते हैं जो एंडी ने उसे प्लेन में दिखाई थी और एंडी मरने का नाटक करती है ताकि नाइल्स को टाइम मिल सके मैरिक पर हमला करने का। वो लोग खिड़की तोड़कर नीचे गिरते हैं और एक कार पर लैंड करते हैं। दोनों मर जाते हैं। निकी और जो जाकर नाइल्स को देखते हैं और उसे कार से निकालते हैं। एंडी उनसे मिलती है और वो मैरिक की लाश को छोड़कर चले जाते हैं। बाद में वो लंच करते हैं और बुकर बाहर इंतजार करता है जब बाकी सब इस बात का फैसला करते हैं कि उसके धोखे के लिए उसे क्या सजा दी जाए। जिसके बाद नाइल्स बाहर जाती है उसे तसल्ली देने के लिए और वो कहती है कि वो टीम का एक ज़बरदस्त हिस्सा बनेगी। एंडी उसके साथ बीच पर बात करती है और कहती है कि उन्होंने फैसला किया है कि उसकी सज़ा ये होगी कि वो अगले 100 साल अकेला रहेगा। अब क्योंकि एंडी मोर्टल हो गई है, इसका मतलब है कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो कोपले का सामना करते हैं जिसे वो समझाते हैं कि उनका इमोर्टल होने का सबूत मिटाना ज़रूरी है और उसे मदद के लिए कहते हैं दुनिया को ठीक करने में। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।